बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज फिर शो की स्टार्टिंग में कोई अच्छी खबरें नहीं है आपके लिए। एवरी पैसिंग डे मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई इस तरह की पॉजिटिव खबर लेके आऊँ कि कुछ थोड़ा सा मोराल अवाम का बुलंद हो। मंडे था, ओपनिंग शो था वीक का, और उसमें आई थॉट कि कुछ इस तरह की स्टोरीज निकाली जाए कि थोड़ा सा बंदे को कोई रिलीफ भी मिल रहा है कहीं पे। बट हमारी रिसर्च टीम को, हमारी प्रोडक्शन टीम को स्टोरी इस तरह की नज़र ही कोई नहीं आती। मैं खुद भी बैठा ढूंढ रहा होता हूँ यार कोई तो चंगी खबर भी आ जाए किधरों, बट कहीं कोई मार कुटाई हो गई, कहीं डीएचएम मार कुटाई हो गई, किसी अस्पताल के गार्ड को पकड़ लिया, और कहीं पे गवर्नमेंट जो है वो स्टिक पकड़ के हाथ में बेद का पकड़ के वो अपनी बैशिंग के चक्कर में पड़ी हुई है, और वो बैशिंग हो रही है 25 करोड़ अवाम की। खबर कुछ इस तरह के जनाब, बिजली सार्फिन पर 144 अरब 40 करोड़ का मजीद बोझ डालने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने नापरा में सेमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा दी है, और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 122 बिलियन वसूली की दरख्वास्त जमा कराई गई है, और ऑब्वियसली एक्सेप्ट होगी। इसमें जो हमने पास्ट रिकॉर्ड देखे तो उसमें ये एक्सेप्ट होगी, और नेपरा अथॉरिटी 23 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया था बिजली के यूनिट्स में, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर। समझ नहीं आती कि इवेंचुअली बिल्स जाके रुकेंगे कहाँ पे। लगता ये है कि अब लोग सिर्फ बिल जमा करवाने के लिए काम किया करेंगे, खाना, बच्चों की तालीम, रहन सहन और बाकी तमाम ज़रूरी अशिया जो ज़िंदगी के लिए थी वो माइनस हो जाएंगी। और सिर्फ अगर आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है और आपका कनेक्शन नहीं कटा हुआ तो आपको अपर क्लास कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान में इन डेज़ टू कम। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन डेज़ टू कम मामला जाके रुकने कहाँ पे हैं। अगर मेरा आज 100 रुपये बिल आया तो कल को कितने लाख आना है, कितने हज़ार आना है, और जिसका पहले हज़ारों लाखों में आ रहा है उसका बिल कहाँ पे जाके रुकेगा, आज के शो में डिस्कस करते हैं। साजिद काज़मी साहब यूनिवर्सल स्टूडियो में मौजूद है, साबिका मरकज़ी नायब सदर हैं वापडा के, एंड कॉलमिस्ट हैं। अब ये सहाफ़ी भी हैं साथ कॉलमिस्ट भी हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हमें इंसाइट दे सकेंगे। अदनान अजीज़ साहब हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और लेस्को और रेलेवेंट बीट्स अदनान कवर करते हैं। उनके साथ जावेद इकबाल साहब है, रीजनल चेयरमैन GSEO लेस्को है, अक्सर आप हमारे शोज़ में उनको देखते रहते हैं। अदनान भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं कि कसूर की कर बैठी पाकिस्तानी अवाम। सर मज़ीद कसूर को होंदे रहेंगे, मज़ीद होंगे। हाँ जी, उसकी रीज़न ये है कि देखें ना, हमारा ये कितना एक ऐसा अलमिया है कि हमारी कौम का, हमारी जो सियासतदान है कि हम महंगे दामों पर पेट्रोल ख़रीदते हैं, ओके, उसी पेट्रोल से फिर गाड़ी चलाते हैं, और उसी पेट्रोल से महंगी बिजली बनाते हैं, उसी पेट्रोल से महंगी बिजली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अभी वो वक्त शुरू हो चुका है, अभी इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर माह नेपरा की समाअत तो नहीं है, हर माह इजाफा होना है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। इसका हल यही है कि पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने के जो ज़राए हैं वो आपको ही पता है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। यानी कि यहाँ पे पेट्रोल से बिजली पैदा हो रही है, कोयले से बिजली पैदा हो रही है, जो हाइड्रो के जो प्लांट लगा हुआ है उसमें वो जो चाइना में फलाब हो जाएगा, यहाँ पे वो कामयाब है। उसके अलावा यहाँ पे जो है जो बिजली की पैदा करने सोर्स, वो सोर्स यही सोर्सेज है। और आने वाले वक्त में ये सिस्टम बन जाएगा यहाँ पे कि अवाम जो है वो बिल लेके अभी भी फिर रही है। आज का आप नई बात अखबार देख लें, लाहौर के 5 से 6 टाउन में बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है कि जनाब बिल हम कहाँ से पे करें। ठीक है, दुनिया क्यों आगे जा चुकी है, इस वक्त जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वहाँ पे जो बिजली पैदा करने के जो ज़राए हैं ना वो कुदरती सोर्सेज है। आज भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे हवा से बिजली पैदा हो रही है, वहाँ पे बाकायदा पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं, और जो सस्ती भी है। जब तक पाकिस्तानी अवाम को सोलर पे मुंतकिल नहीं करेंगे हम, जो सियासतदान अगर अपनी करप्शन छोड़ते हैं, अपनी कमीशन छोड़ते हैं, सोलर पे मुंतकिल करने का क्या फ़ायदा। आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रेंटल पावर मशहूर हुआ था। खरबों रुपए की लागत से वो प्लांट लेके आए। अगर वही प्लांट से अगर फी घर 2-2 सोलर देते तो पाकिस्तान बिजली भी आराम से आम आदमी पहुँच में होती, खंभों के पैसे ही बचते, तलबो रसद का मामला ही खत्म होता, और एक परमानेंट सोल्यूशन निकल आता। लेकिन अब सोल्यूशन है नहीं है, क्योंकि बिजली पैदा हो रही है यहाँ पे आज भी पेट्रोल से, डीजल से, प्लांट से, आज भी यही सिस्टम है। और जब तक ये पाकिस्तान में बिजली जो है वो सोलर पे मुंतकिल नहीं होंगे, पानी, सूरज यहाँ से बिजली पैदा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही जलील होंगे सियासतदानों से भी, बिलों से भी और लेस्को वालों से भी। इसका मतलब तो वही जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन डेज टू कम जिसके घर में बिजली के मीटर का वो रेड लाइट चल रही होगी ना, इसका मतलब ये बड़ा अमीर कबीर आदमी, अमीर कबीर आदमी, वरना तो काज़मी साहब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या देख रहे हैं, कितनी की जलालत अभी और बढ़ेगी आवाम की मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगे तो नेरा ही नेरा जी, अल्लाह उसी बंद गली के शिकार, और कोई प्लानिंग नहीं। कोई होता है ना जी कि दूरस को प्लानिंग होती है, प्लानर्स होते हैं, दानिश्वर लोगों की खिदमात हासिल की जाती हैं, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही।
अभी आप देख रहे हैं, ये बरखुरदार ने बहुत बड़ी बात कर दी सोलर वाली। जब तक दयानतदारी नहीं आएगी और असम्बलियों में लेजिस्लेशन दयानतदार लोगों के हाथ में नहीं आएगी, अहलियत वाले लोग वहाँ पर नहीं बैठेंगे, तो तब्दीली नहीं आ सकती। वहाँ पर कौन लोग बैठे हैं? अभी आपने देख लिया एक सवा साल में कि तकरीबन 75 उन्होंने करारदादें पेश की और अभी एक हफ्ते में 54 पेश कर चुके हैं। उसमें से एक भी आपके लिए नहीं है अपने लिए। आप जनरल पब्लिक के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, गैस, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हुकूमत की, कोई एक मुझे कानून बता दें, कोई एक इन्होंने उसमें कोई इस्लाहात मुतारिफ कराई हों, एक भी नहीं। उन्होंने ना कौम का, ना कौम के बच्चों का, ना मुल्क के मुस्तकबिल का सोचा, अपना मुस्तकबिल सोचा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचा। बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है, तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये 100% हकीकत है कि अगर हम इस डगर से ना हटे तो फिर वो जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, नेरा ही नेरा जाए। अल्लाह अकबर। जावेद भाई, आप तो सिस्टम का अभी भी हिस्सा हैं, अदनान की तरह, काज़मी साहब की तरह। कभी कोई अच्छी खबर मिलने की नियर फ्यूचर में उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख, हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। और पॉजिटिवली सोचना ये चाहिए कि बिजली महंगी होगी तो गवर्नमेंट को जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी तो करप्शन बढ़ेगी। नहीं, देखिए हम ये पॉजिटिवली ये भी तो सोच सकते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, शायद वो आवाम के लिए सोच ले। इसका मतलब है कि 75 साल में कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं आई। देखिए आवाम के लिए तो किसी ने सोचा है, तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना, 75 साल में कोई ऐसी नहीं आई कि अगर आई होती तो फिर जो है अवाम जो है ज़्यादा बेहतर हालत में होते। लेकिन वो गवर्नमेंट के किसी बंदे से बात करें ना, किसी वजीर से बात करें, तो आगे से कहते हैं शुक्र करो लब रही है जो पाकिस्तान दे हालात हो, शुक्र करो बिजली आ रही है, तो कहते हो महंगी होगी, शुक्र करो आ रही है, तो मैं लगता है सब सिर्फ शुक्र अदा करो। लेकिन इसका सोर्स सब आई थी, आज की नहीं है। आपके सवाल का जवाब है जी। पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जब थे, तब जो इस्लाहात हैं और जो वो इस्लाहात मुतारिफ करवा गए, जो वो काम कर गए, उन पर आज चल रहे हैं। उनकी वजह से आप वो वहाँ पर सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो आज की पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल उनको भूल चुकी है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं कि अगर एक बरखुरदार की बात, माफ़ी सर बड़ी अच्छी बात की, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। हम लोग पेवस्ता हैं, शजर ही नहीं है। शजर तो स्विट्जरलैंड चला गया है, उम्मीद है शजर नहीं है। जी जावेद भाई। जी जावेद साहब। सर उसमें इस तरह ना कि देखें, अभी इन्होंने 2-3 अगर ये एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ तवज्जो दे तो फिर इन नियर फ्यूचर शायद हम लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। एक जैसे इन्होंने अभी असेंबली में बिल पेश किया है, पीआईए की रिवाइवल कर रहे हैं। अगर पीआईए की रिवाइवल हो सकती है तो वापडा की रिवाइवल करें, ये डिस्कोस को ख़त्म करें, डिस्कोस को ख़त्म करके एक वापडा में मर्ज करें, ताकि रेवेन्यू एक जगह जनरेट हो और वो अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा सके। जब तक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे नहीं पैसा लगेगा, बिजली सस्ती नहीं हो सकती पाकिस्तान में। सेकेंडली, जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट करने के उसमें जा रहे हैं, हमें डिस्कोस को, वो प्राइवेट को जो है ना ये ख़त्म करें, इसको जो है ना नेशनलाइज रहने दें, वापडा को इकट्ठा कर दें। ये दो काम ऐसे हैं कि ये काम होंगे तो जो है ना पाकिस्तान, आप लोग एफिशिएंट नहीं रहते। जब आप लोग एक मरकजी इदारा बन जाते हैं तो आप लोग की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, फ्ला को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वापडा एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। सर एफिशिएंसी तो देखें हमारी रिड्यूस इस तरह करवा रहे हैं, हमें स्टाफ ही नहीं दे रहे हैं, हमारे पे प्रेशर ही बहुत ज़्यादा काम का। जहाँ 6 बंदों ने काम करना है वहाँ पे हम 2 बंदे काम कर रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो जब तक स्टाफ सामान के बगैर, वो भी सामान के बगैर, तो जब तक आप नहीं करेंगे तो वो तो अदारा अच्छा भी हो, अगर फ्रूटफुली इदारा भी हो, उसको सामान नहीं देंगे, पाकिस्तान आर्मी को अगर साजो सामान नहीं देंगे जंग लड़ने का, तो वो क्या करेगी सर? आपका ना एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ हमारे शो का, उसके अंदर आप ब्रेक डाउन दे रहे थे कि इतने यूनिट्स के ऊपर इतनी बिजली महंगी होगी, इतना बिल बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आज भी मुझे किसी साहब ने टेक्स्ट किया कि यार वो जो तुम्हारे शो में गेस्ट आते हैं ना, उनसे पूछना अब मेरा बिल कितना आएगा। तो लोगों को ज़रा बता दें कि अब हमारा बिल कितना आएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप उसके हिसाब से ज़रा अपनी कैलकुलेशन में बता दें कि 100 से 200, 200 से 300, ये ज़रा ब्रेक डाउन जिस तरह लास्ट टाइम किया था ज़रा ब्रेक डाउन करके बता दें सर कि बिल्स में इजाफा कितना होगा। हमारे 2 तरह के कस्टमर्स हैं, एक तो हैं जो 0 से 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लाइफ लाइन कस्टमर्स हैं, ठीक है। इनको दो कैटेगरीज है ना, हाँ, वो लाइफ 100 तक है, तो वो उसमें जो है उनके तो बिल में कोई इजाफा नहीं है। फिर जो 200 तक 101 से 200 तक प्रोटेक्टिव कस्टमर है, जो 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा, उसके बिल में भी कोई इजाफा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 100 से लेकर और 0 से 1 से लेकर 100 तक है,
उसमें जो पुराना टैरिफ है हमारा वो 13 रुपये 48 पैसे था, इसमें 3 रुपये इजाफा हुआ, नया टैरिफ बन गया 16 रुपये 48 पैसे। ठीक है। उसके अंदर जो चार्जेस हैं, जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, वो 4 रुपये 37 पैसे के हिसाब से 20 रुपये 85 पैसे जो है ना वो इसकी नई कीमत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें इजाफा दो वजह, एक वजह एक और भी है, टैक्सेस भी तो बहुत सारे टैक्सेस हैं। उसके अलावा सर एक वजह और भी है, उसकी तरफ वो लास्ट गवर्नमेंट जो है ना, जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो नेपरा के पास गई थी, उन्होंने टैरिफ चेंज करवा लिया था। आगे होता था कि अगर आपके 100 यूनिट चले हैं और 100 के बाद आपके 5 यूनिट चल गए या 105 हो गए, 106 हो गए, तो आपको जो पहले जो बाद में यूनिट चले थे 5 या 6, उनका वो 200 टैरिफ का रेट लगता था, सिर्फ 5 या 6 यूनिट्स का। ठीक है। अब क्या है, अगर आपका 100 से 200 की स्लैब में 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो पूरे टोटल यूनिट्स का जो रेट है आपको 200 यूनिट्स का लगेगा। ठीक है। उसकी वजह से भी जो है ना रेट अगर उसकी वजह से भी इंक्रीज, मतलब अगर लेट से कि मुझे 5 यूनिट इस्तेमाल मैंने किए हैं तो जो टैरिफ मुझे 1 लगा और 501 हो गया तो टैरिफ पूरा 501 का इस वजह से भी रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है। बाकी मैं टेबल आप शेयर कर देता हूं, वो स्क्रीन पे चला दें तो प्लीज जरा वैसे बता भी दीजिए कि 100 से 200 वो, और जो एडिशन बता रहे हैं कि लास्ट मंथ के बिल में और फर्दर एडिशन क्या होगा उसमें? डेफिनेटली सर 100 से 200 जो यूनिट्स हैं उसके अंदर पहले उसका यूनिट कॉस्ट कर रहा था 18 रुपये 95 पैसे, अब उसका यूनिट कॉस्ट कर रहा है 27 रुपये 32 पैसे। ये आज के रेट जी सर। ओके। फर्दर और 200 टू 300 और जो 200 से 300 यूनिट्स हैं सर वो उसका लास्ट रेट था 22 रुपये 14 पैसे और अब जो है सर वो इजाफे के साथ 31 रुपये 51 पैसे। 300 टू 400 यूनिट्स, 300 से 400 जो यूनिट्स हैं सर वो 25 रुपये 53 पैसे था लास्ट, और अब जो है सर 38 रुपये 41 पैसे है। अल्लाह अकबर। 400 टू 700 और 402 जो था 401 से 500 वो था 27 रुपये 74 पैसे, जो कि अब इजाफे के साथ 41 रुपये 52 पैसे है। 41, ओके। और इसी तरह 500 टू 600 जो यूनिट था वो 29 रुपये 16 पैसे का था और अब वो इजाफे के साथ है 43 रुपये 4 पैसे का। ओके। और उसके बाद सर 600 से 700 यूनिट्स तक वो था 30 रुपये 30 पैसे का, जो अब बढ़कर 44 रुपये 18 पैसे का हो गया। और जो 700 से ऊपर के यूनिट्स हैं सर वो 35 रुपये 22 पैसे का यूनिट था, जो अब इंक्रीज हो गए 49 रुपये 10 पैसे का हो गया। 50 रुपये के करीब, 50 रुपये के लिए 49 तकरीबन। लेकिन ये 700 यूनिट्स तक है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो उसका रेट फिर मजीद बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई और होता जाएगा। मल्टीप्लाई और मतलब जितना आप वो एफिशिएंट बनेंगे, जितनी आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितने आपके घर में लग्जरीज या फैक्ट्री में लग्जरीज ज़्यादा है उस हिसाब से जेब हल्की। इसमें एक और चीज़ है जो वो बारहा लोगों को बतानी चाहिए कि आप जो है ना आदत डालें बिजली का, एक तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, चलें ये तो हो ही रहा है इजाफा, कम इस्तेमाल करें। दूसरा चीज़ें स्विच ऑफ करें। हमारी आदत है हम स्टैंड बाई पोजीशन पे छोड़ते हैं, स्टैंड बाई पोजीशन को खत्म करें, चीजें जो भी बंद करनी है उसको स्विच पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स वो भी जरा बता दें हमारे नाज़रीन को। जो पीक आवर्स के टाइम है वो अब चेंज किए हैं हमने, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे, 6 घंटे। लेकिन ये आम जो जिसको आप पीक और ऑफ पीक का डिफरेंस क्या है? वो जो उसका यूनिट्स का डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है जो पहले था 34 रुपये 39 पैसे का था पीक आवर का, ओके, वो अब हो गया 48 रुपये 27 पैसे का। ठीक है। जो ऑफ पीक था वो 28 रुपये 7 पैसे का था, वो अब इंक्रीज होकर 41 रुपये 95 पैसे का हो गया। ठीक है, 7 रुपये का फर्क तकरीबन। लेकिन इसमें ये है कि जो आपके मोस्टली जो लोग हैं उनके पास सिंगल फेस मीटर है, सिंगल फेस मीटर के ऊपर आपकी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। पीक और ऑफ पीक नहीं है, एक ही रेट रहता है, एक ही रेट रहता है। वो जितनी पीक का लगता है कि ऑफ पीक का लगता है, वो ऑफ पीक का, ऑफ पीक। ठीक है, मतलब जिनकी सिंगल फेज है उनकी बचत के चांसेस ज्यादा है, उनके बचत के। अदनान भाई अब ये बताएं कि कोई बिजली का बिल जुगाड़ नहीं, लिजिट लीगल वेज क्या है बिजली का बिल कोई कम करने का? कोई ये पॉसिबल है, लीगल है क्या कि अगर एक घर में अफराद ज़्यादा है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल तो 2 मीटर करवा लिए जाएँ? बहुत सारे लोगों ने मैंने सुना ये किया भाई, इज इट लीगल? क्या ये पॉसिबल है? लीगल तो कोई भी नहीं है क्योंकि बिल नहीं, अगर एक घर में 2 फैमिलीज रह रही हैं या 2 भाई 2 मीटर लगा, 2 मीटर लगा सकते हैं, कानूनी तौर पे लगा सकते हैं। बिल्कुल वो कानूनी तौर पे मीटर लगा सकते हैं 2 मीटर। एक फैमिली का रह रही है 5 मरले घर में, तो वहाँ पे तो आप, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं है, यहाँ पे तो 3 मरले घर में 4 मीटर लगे हुए हैं। अगर वहाँ पे 4 फैमिलीज रह रही हैं तो बेचारे क्या करें? वही तो मैं कह रहा, लेकिन ये है कि लीगल तरीका तो यही है कि आप बिल की, आप जो मीटरों की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, उससे यह है कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप 200 से यूनिट इस्तेमाल कम करें ही ना। हर जो यहाँ पे तकरीबन पीछे हमदा शहबाज साहब ने ऐलान किया था जब सीएम थे कि हम एक दिन के सीएम बने कि 100 यूनिट तक ना हम बिजली जो है वो फ्री कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उससे ये है कि मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे ऐसे, क्योंकि ऐसे कंज्यूमर है ही नहीं है जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। उन्होंने ऐलान भी वो किया जो ना होने वाला काम हो। हाँ, वो तभी सबने कहा था कि पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल स्टंट था, उससे ज़्यादा उसकी स्टैंडिंग कोई नहीं है।
हाँ जी, उसका यही है कि सिर्फ हल यही है कि कम से कम बिजली इस्तेमाल करने का हमारे पास हल कोई नहीं है, क्योंकि बिजली महंगी इतनी हो चुकी है। अब तो हर बंदा डरता है कि जैसे ही टीवी ऑन किया, नहीं यार बंद कर दो, आगे बत्ती महंगी, एसी चलाने वाला का मामला ख़त्म है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा साकिब भाई कि जब तक हम कुदरती सोर्सेज पे नहीं आएंगे, हम ऐसे ही जलील होंगे, ऐसे ही बिजली महंगे बिल भी अदा करेंगे। और आप मज़े की बात देखें, जैसे जवेद इकबाल साहब, मेरा क्योंकि फर्स्ट मुलाकात इनके साथ मेरी, वैसे गायबाना शायद बात हो, अभी उन्होंने जिक्र किया कि स्टाफ की कमी है GSO के अमले में। मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर सोलर पे मुंतकिल ना हो इनके महकमे का, ये लोग सोलर को डिस्करेज करते हैं, सोलर पे ना करें, सोलर पे हमारा, मैं बताता हूँ क्यों करते हैं, सोलर पे डिस्करेज करते हैं इनके PD कंस्ट्रक्शन, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उसने एक बंदे से सिफारिश की मेरे सामने कि भाई मैं 2 करोड़ रुपये देता हूँ, मुझे PD कनेक्शन लगवा दो यहाँ पे। वो क्या होता है, जरा आसान बताए ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ओके, PD, ओके, प्रोजेक्ट PD कंस्ट्रक्शन लगवा दें मुझे। उसने कहा जनाब पैसे काटने, 2 करोड़ काटे, पैसे बताओ। उन्होंने कहा चलो फिर 6 महीने और कम कर लेने हैं, और इकट्ठे करके फिर बता। हाँ जी। अब बताएं कि वो क्यों आना चाह रहा है वहाँ पे। GSO का हमला के GSO पैसे नहीं है, GSO में जनाब इतने लाइनें डालते हैं बड़ी लैब जी, जो भी GC की बात कर रहा हूँ, PD कंस्ट्रक्शन GSO को, मैं GSO की तरफ यूजर में आता हूँ आपकी तरफ में, कि वहाँ पे 2.5 करोड़ तो रेट फिक्स है। अब यही अगर ये सोलर पे जाएंगे तो कहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे, कहाँ से 2.5 करोड़ रुपये खाएंगे, कहाँ से पैसे दे देंगे। लेकिन इनकी भी तो देखें ना, जो शहादतें होती हैं आए दिन, वो भी तो बहुत कम हो जाएंगे ना, जिससे इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो बढ़ जाएगी ना, अगर कोई हम जरा बेहतर निज़ाम कर लें अपना। तो आए दिन सुनते हैं फलान लाइनमैन, फलान। बिल्कुल, मैं लाइनमैन मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो इन्होंने फिर जो डायरेक्टर, एक सेफ्टी का पूरा डायरेक्टरेट बनाया हुआ है जो करोड़ रुपये खाते हैं, वो किस लिए है? सिर्फ सेमिनार के लिए। सेमिनार आते हैं जनाब, ये देख तस्वीरें आ रही, एक सिपाही को खड़ा किया, जैसे एक लाइनमैन को खड़ा किया, उसको DMS शूज़ पहना दिए, उसको साथ ही हेलमेट पहना दिया, हाथ में उसके वो पोल पकड़ा दिया, ये देखिए जी सेमिनार कर दिया जी, सेफ्टी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वही जाकर तस्वीर लगा दी। अब हमारा अलमिया ये है कि लाइनमैन जो है अब फीडर पे वो काम कर रहा है। अब कईयों को ये नहीं पता फीडर डबल सोर्स है, इधर से तो आपने बंद कर दिया, इधर से कौन बंद करेगा। मजबूर नहीं है कि लाइनमैन बेचारा अल्लाह को प्यारा होता है, सामान इनके पास है नहीं है, शूज नहीं है। अब पिछले नहीं, ये तो जावेद साहब का हम रोना उनका रोते हैं कि इनके पास वाकई किटिंग नहीं है, सामान पूरा नहीं है कि जिसके साथ इनको कहें कि ये वेल इक्विप्ड हैं, इनके पास पूरा सामान दिया हुआ गवर्नमेंट ने, इनको पूरा सामान तो नहीं दिया हुआ ना। बिल्कुल शॉर्ट है स्टाफ तो। कुछ जवेद साहब भी कुर्बानी दी ना। मुझे ये बताइए कि हमारे जो लाइन लॉसेज हैं वो कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी, लाइन लॉसेज कंट्रोल करना किनकी जिम्मेदारी? जवेद साहब बेहतर बता सकते हैं किनकी जिम्मेदारी है। लाइन लॉसेज कंट्रोल करना किसके पेटे आता है? डेफिनेटली मेरे, वैसे तो उस्ताद मोहतरम बैठे ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन लेस्को की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन हमने जो हम लाइन लॉसेज नहीं कंट्रोल करते उसका पे मैं कर रहा हूं, उसका पे अदनान साहब कर रहे हैं, उसका पे मेरा ये भाई कर रहा है, उसका पे ये मेरा भाई कर रहा है। हमने लास्ट 10 दफा सर उसकी अर्ज कर दी है कि वो लाइन लॉसेज कंट्रोल हो जाएंगे, चोरी हम रोक लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें स्टाफ दें सर। बात आके वही रुक जाती है। बदमाश चाहिए देना, बदमाश भी दे दें, स्टाफ तो हो। तो नहीं कंट्रोल करते। ये जावेद ने और अदनान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। जब तक आप बुनियादी तब्दीली नहीं लाएंगे, ये जो इस वक्त हो रहा है ये ख़त्म नहीं करेंगे, ना वो सोलर पे काम चलेगा, ना चोरी रुकेगी, ना बदमाशी रुकेगी। सबसे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म करवाई जाए, इस वक्त टॉप पर है। क्या मीटर BOD चेयरमैन लेस्को का बहुत अच्छा आदमी है, वो काम करना चाहता है, वो अपनी कुर्सी छोड़ के पब्लिक में आ गया। हाफिज नुमान मेंबर कितने? आज मैं आपको बताता हूं, हाफिज साहब का एक वाकया सुनाता हूं। हाँ, सुन ले साहब, आगे हाफिज साहब के नाम से वाकया याद आ गया। आज ही मुझे एक दोस्त ने, जी हाफिज साहब, हाफिज नुमान साहब हमारे चेयरमैन लेस्को, जो उनका एक वाकया मुझे रिपोर्ट किया किसी ने। कोई साहब है, उनके हल्के के वोटर है, गालिबन या मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वोटर सपोर्टर है। उन्होंने हाफिज नुमान साहब की फोटो लगा के साथ एक तहरीर लिखी हुई थी। तहरीर कुछ इस किस्म की थी कि जनाब मुझे पता है आप बड़े लॉयल कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के, आपने जेलें भी काटी मुस्लिम लीग नून के लिए, इसी वजह से मुस्लिम लीग नून ने आपको इज्जत देते हुए चेयरमैन लेस्को लगा दिया। मैंने जनाब से सिफारिश करवाई थी एक मीटर के लिए कि मेरा एक मीटर लगवा दे। मुझे तब भी कहा गया था कि कायदे आज़म दिखा दें, पैसे दे दें, मीटर लग जाएगा। लेकिन मैंने हाफिज साहब आपकी सिफारिश करवाई और आपने बीच से बड़ी सारी गाली दे के कहा कि ऐसी की तैसी लाइनमैन की मीटर लगेगा तेरा, विदाउट कायदे आज़म लगेगा, पैसों के बगैर लगेगा। तो उस भाई ने एंड में लिखा हुआ था, हाफिज साहब मुझे पता है कि आपने नेक निजती से मेरा मीटर लगवाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप हार गए, कायदे आज़म जीत गया। मैं अब पैसे दे के, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आपकी सिफारिश में मेरा मीटर नहीं लगा, अब मैं वो पैसे दे के मीटर लगवा रहा हूँ। जी काज़मी साहब प्लीज कंटिन्यू। मैंने वाकई यार आगे मैं सुना चलो शुक्र है कायदे आज़म ही जीत गया, हाफिज साहब नहीं जीत गए। हाफिज साहब हार गए, लाइनमैन तो हार गए। मेंबर कितने हैं BOD के मेंबर कितने? BOD चेयरमैन, मैं उस एक बंदे की बात कर रहा हूँ, उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, उसकी नीयत साफ है, वो काम भी करना चाहते हैं। उनके जो मेंबर्स हैं
हाफिज़ साहब को मैं आपके चैनल की वसातत से कहूँगा कि मेंबर्स की एक्टिविटीज़ पे गौर करें। वो लाइनमैनों की, असिस्टेंट लाइनमैनों की ट्रांसफ़र्स करवा रहे हैं, अपनी मनपसंद वो काम करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। जो असल बात आप जिसके लिए आपने ये प्रोग्राम किया है, सियासी मुदाखलत 100% ख़त्म की जाए। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट है, लेबर का डिपार्टमेंट है। जब वापडा था खुशहाल था, जब से कंपनियां बनी हैं बदहाली आ गई है। अगर आप खुशहाली चाहते हैं, कंपनियां तहलील करके वापडा बहाल कर दिया जाए, ये इंजीनियर्स को के हैंडओवर कर दिया जाए, प्रोविजनली कर दिया जाए, 6 माह के लिए 3 माह के लिए कर दिया जाए, रिजल्ट लें। जब आप नॉन पॉलिटिकल बंदे आपके ऊपर आकर अपना वो रूल ओवर करना शुरू कर देंगे। अब बीओडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ एक इंजीनियर है, मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, उसके अलावा सब नॉन इंजीनियर हैं, उनको नहीं पता कि ये मामला कैसे चलने हैं। इसीलिए हाफिज़ साहब गौर फरमाएं, बीओडी के अपने मेंबरान जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर गौर करें। दूसरी बात, मटेरियल नहीं है, टूल एंड प्लांट्स T&P नहीं है, स्टाफ नहीं है। इस वक्त तक जब मैं आपके इस चैनल पर बैठा हूं 33 बंदे, मैं हाफिज़ साहब रदास से रहते हो मीटर नहीं लगा सके, एडे बड़े बड़े मसाइल दा की करनगे हो। यहाँ पर 2 ब्रिगेडियर आए जो CO रह के गए। जब आप किसी निज़ाम में का शिकार होते हैं तो शख्सियत जो है वो मदम हो जाती है। That's true। यहाँ पर 2 ब्रिगेडियर आए, वो नहीं कर सके, लेकिन हाफिज़ साहब ने जो कोशिश की है, अभी मटीरियल मैनेजमेंट के चीफ इंजीनियर एक ऑनेस्ट आदमी को लगाया है, रमज़ान भट्ट को चीफ इंजीनियर लगाया है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वो जो 2 ब्रिगेडियर तब्दीली नहीं ला सके, वो रमज़ान भट्ट, क्योंकि वो प्योर इंजीनियर है। गलतियां कोताहियां बशरी देखें, गलतियां कोताहियां बशरियत तकाजा है, गलतियां होंगी, उनसे भी होंगी, पीछे भी होती रही होंगी, लेकिन वो बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन दिल छोटा मत कीजिएगा। ये टाइम है, अल्लाह करेगा एक दिन हमारी कौम भी, उस इतनी बड़ी कौम और इतनी बड़ी इकॉनमी हमारी बन चुकी होगी कि हमें बिजली के बिल देना फील नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से अगले 10-20 साल वो टाइम आता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है साढ़े बच्चों लिए आ जाए कि वो भी एम कोई अपनी इनकम का 1% 2% दे के बिजली के और जो बाकी बिल्स हैं वो पे कर लेंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अजीब रैशनल से हमारे बिहेवियर जो है ना पाकिस्तानियों के और स्पेशली लाहौर के रेजिडेंट्स के अजीब से बिहेवियर होते जा रहे हैं। आज मैं घर पे बैठा हुआ था, डिजिटल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी, फेज़ 6 DHA का एक वाक़या है कि एक जीप गुजर रही है, डाला गुजर रहा है और वहाँ पे DHA की सिक्योरिटी जो है वो 1 वे, शायद वो रूट 1 वे है, तो वो हाथ देता है, डाले में जो कुछ साहिबान उतरते हैं, गन्स वेव करते हुए उतरते हैं। वहाँ का जो सिक्योरिटी स्टाफ था DHA का, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, फायरिंग करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। वीडियो वायरल हो गई, उसके ऊपर कुछ ऑब्वियसली CM ऑफिस या पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं कोई ना कोई उसके ऊपर एक्शन लेंगे, बंदे को पकड़े भी जाएंगे, 4 दिन शायद जलील भी होंगे। इसी तरह का चले, ये तो एक रोड रेज या किसी भी किस्म का इसको नाम दे लीजिए कि जी पब्लिकली एक वाकया हुआ है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में आप जाएं, मैं रूटीन में महीने 2 के बाद अस्पताल जाता रहता हूं और कोशिश होती है कि वो खवातीन का जो वार्ड है उसके बाहर से भी ना गुजरें, क्योंकि मेरा काम नहीं है वहाँ पर। फीमेल डॉक्टर्स हैं, खवातीन हैं वहाँ पर, लोगों की बहनें बेटियाँ वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे रिकॉर्डिंग के लिए, अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए खवातीन के वार्ड के अंदर मुझे अगर कहें भी कि जी आप जाकर रिकॉर्ड करें, मैं फिर भी नहीं जाता वहाँ पर। अब वाकया ऐसा हुआ है जनाब कि जना अस्पताल के अंदर गायनी वार्ड है, वहाँ पर बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, अंदर खवातीन की ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट चल रहा होगा खातून किसी का भी और बहुत सारी और भी खवातीन का चल रहा होगा, वहाँ पर गार्ड खड़ा होता है। तो वहाँ पर कुछ हमारे पुलिस वाले भाई आए हैं और वो उस वार्ड के अंदर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है। जब मुबैना तौर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, बाकी फर्दर स्टोरी क्या है वो आप खुलती जाएगी आपके सामने, मुबैना तौर पर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद जनाब वो पुलिस वालों ने जब कहा, जब वहाँ जो स्टाफ था, गार्ड था अस्पताल का, उसने रोका तो पुलिस वालों ने कहा तो वर्दी नज़र नहीं आती पई। अब वो वर्दी के ऊपर बात वहाँ पर गेमा गेमी हुई है, वहाँ पर थोड़ी सी ज़रा गर्मा गर्मी हुई है, वहाँ पर हाश टोन का ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हुई है। कोई एक्चुअल वाकया क्या है वो तो मैं डॉक्टर साहबान मेरे पास और मियाँ साहब मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए उनसे पूछूंगा। बट प्रॉब्लम एक है कि गायनी वार्ड के अंदर कोई भी मर्द विदाउट अप्रूवल, विदाउट एनी एंडोर्समेंट कर क्या रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके ऊपर अब फर्दर डॉक्टर्स क्या करते हैं वो उन्हीं से पूछते हैं। मियाँ नवीद साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर हमजा नज़ीर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मोहम्मद नसीर खोखर साहब चेयरमैन आपका यूनियन है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं।
आप विटनेस है सारी स्टोरी के, वो यू देयर? नहीं, विटनेस तो नहीं है उसमें, लेकिन ये कि जब हमने ये तकरीबन वाक़या तो तकरीबन 1:30 बजे का है, ओके, 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ है। ओके। और उसके बाद हमें तब पता लगा जब बहुत सारी पुलिस की नफरी जो 3-4 गाड़ियों पे मुश्तमिल थी, वो लोगों को, वो जो अफेक्टेड गार्ड्स थे उनको उठाने के लिए आ गई। अच्छा, ठीक है। फिर हमें ये पता लगा तो हमने उनको जाके ये कहा कि देखें, आपका ये बनता ही नहीं है कि फ़ीमेल एक लेबर रूम है, वहाँ पर लेबरिंग पेशेंट्स होते हैं, वो जिस भी हालत में होते हैं, उसमें आपका अंदर जाना पहले तो है कि आप AMS से इंडोर्स होता है, वो नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके साथ लेडी कांस्टेबल होती है, वो ये एक पूरा SOPs बने हुए हैं, वो आगे जाती है। तो आपके साथ ना लेडी कांस्टेबल है, ना कोई और है, ना आपके पास इंडोर्समेंट है, तो आपको गार्ड कैसे अंदर जाने देगा? अब वो अंदर से तो चले गए हैं, ठीक है। उन्होंने फिर बाद में 2 तलख कलामी हुई है, गहमा गहमी हुई है। उसके बाद सीना जोरी ये है कि उन्हीं बंदों को, चलो जो तलख कलामी हुई है उसको आपने उसको पसे पुश डालें, आप अपना काम करवाएं, लेकिन उसी को जो सा है वो प्रेशराइज करने के लिए उन 2 बंदों की जो गार्ड ऑन ड्यूटी पे मौजूद हैं उन पे FIR दर्ज करवा दी गई। और उसमें सारी चीज़ें जो FIR के अंदर हैं वो आपने भी पढ़ी होंगी, बाकियों को भी पता है कि वो उसमें कोई भी चीज़ जो सी है वो सच्ची नहीं। उसमें कोई उन्होंने लिखा हुआ कि मेरी ग्लासेस जो सी हैं वो चोरी कर ली गई, मेरे इतने पैसे चोरी कर लिए गए, ठीक है, मेरे साथ इतना ज़दोकोब किया गया। हालांकि ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं हुई। बाकी सब कुछ हुआ है, लड़ाई हुई है, लड़ाई तो हुई है, यानी वो आपने भी मारा, आपके स्टाफ ने भी मारा, उन्होंने भी मारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तब तो मामले खत्म हो चुका। हाँ, मामला खत्म हो चुका साहब। वन वे जब मामला है कि लेकिन सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या किसी भी गायनी वार्ड में मेल एंटर हो सकता है? जाते हैं मेल? नहीं, बिल्कुल भी। किसी भी सरकारी आप इतनी देर का हेल्थ की नहीं, मेरी तो बात दूर की है, लेकिन अस्पताल का जो हेड है MS वो भी नहीं जा सकता। और जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं उसके मुताबिक बात करूँगा। CCTV फुटेज के मुताबिक उन्होंने रोका है, लेकिन जो है वो FIR अगर पढ़ें उसमें उन्होंने रोका है कि जी आप नहीं जा सकते, और वापस चले गए हैं। उसके बाद अगले दिन मुकदमा हो गया और 5 जो है वो 3 नामजद 2 नामरूम सिक्योरिटी गार्ड को दाखिल उसमें अंदराज कर दिया। लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात, उन्होंने FIR में ये भी लिखा कि हम लेडी कांस्टेबल साथ लेके आए थे। लेडी कांस्टेबल फुटेज में नजर नहीं आ रही CCTV में, एक ब्लेटेंट लाइन ये। और दूसरा ये है कि आप किसी सूरत भी इस तरह नहीं दाखिल हो सकते वहाँ पे। किसी MS की जरूरत नहीं है कि वो जाके गायनी लेबर रूम में चला जाए। और ये बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है अगर आपने वहाँ पर जाना भी है। तो ऐसा जो है वो, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वायलेशन थी SOP की। और उसके साथ मैं यहाँ पर जो है वो, जो नजम साहब हैं क्या जिन्होंने FIR कराई है, नजमुद्दीन लिखा हुआ इधर नाम। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मेरी राडो घड़ी, पहले मुझे ये बताएं कि ली इन्होंने कहाँ से है? राडो घड़ी कभी इन्होंने जो है वो उसकी कांस्टेबल, हाँ जी कांस्टेबल है ये, बल्कि ASI है। राडो उन्होंने ली है जी। देखें इनकी, पहले तो इनका चेक करने, मेरे को जनाब राडो कोई घड़ी नहीं है, मेरे को भी कोई नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि एक तो ये है कि उन्होंने जी 8,000 भी छीन लिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी घसीटते हुए मुझे लेकर आए हैं ये वहाँ पर काउंटर तक। CCTV में तो ये नहीं है। हाँ, अंदर कोई लेबर रूम के अंदर घुस गया है और वहाँ पर जो है वो हमारी माएँ बहनें ख़वातीन सारी जो है वो, आपको पता है कि वहाँ पे अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, और वहाँ पर अगर ये घुस गया है और वहाँ पर घुसकर ये इन्होंने जुर्त की है पुलिस वालों को, तो घसीट भी लिया तो मैं कहता हूँ ठीक है। CCTV में नहीं है कि घसीटा है, लेकिन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह गायनी वार्ड में जा रहे हैं। और ये बड़ा इशू है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इन्होंने FIR करा दी है, बल्कि ये मुतलका जो मदई है इसमें पीड़ा लगाया जाए इसके खिलाफ फौरी तौर पर। IG पंजाब नोटिस ले। इस तरह थोड़ी होता है, कोई कानून, कोई कायदा। गायनी वार्ड वही ना कि गायनी वार्ड में हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां वो उस वार्ड में होती हैं और बड़ा प्राइवेसी वाला मैटर होता है। गायनी का तो बहुत ही प्राइवेसी वाला मैटर है ना उसमें आके, तो बिल्कुल। और आई थिंक लेडी जो आपके डॉक्टर हैं उनके अलावा कोई ऐसा मेल डॉक्टर भी जो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है वो भी नहीं जाते होंगे। वो भी फिर अगर वो MS के पास नहीं गए प्रॉपर जो है वो, अगर उन्होंने जाना था तो उसके पास भी नहीं गए और डायरेक्ट जाकर वर्दी के रोब डाला और रोब डाल FIR कभी बता रहे हैं कि बीच में ये कहता कह रहे हैं कि मैं FIR कभी। आप बताइए जी, अब आपका क्या स्टांस क्या है, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप लोग? हम सर स्टैंड कर रहे हैं कि जो भी पुलिस वाले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपने FIR करवाई है? FIR हम जाते हैं, मुलाजिम हम जाते हैं तो वो हमें तो वो FIR की वो कॉपी नहीं दे रहे थे। FIR हो गई है आपकी? FIR उनकी हुई है, हमारी ऊपर काउंटर FIR नहीं हुई। हमारी काउंटर FIR तो वो तो हमें जो उन्होंने करवाई थी वो ही नहीं हमें दे रहे थे। उनकी एप्लीकेशन डॉक्टर ने तो एडी बड़ी तगड़ी पार्टी वो ले नहीं रहे एप्लीकेशन दें, हम जाते हैं अभी जाके वो लेंगे नहीं। आपके गार्ड की हालत क्या है?
गार्ड की हालत तकरीबन अब पहले से बेहतर है, ठीक है। पहले से बेहतर है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। अटैरम दोबारा लड़ाई करेगा कि पुलिस अटैरम लड़ाई नहीं सर, लड़ाई गार्ड तो करते नहीं है, वहाँ पे हज़ारों लोग आते मारा हैं। तो आपने भी होगा वैसे। नहीं, ड्यूटी तो फिर करेगा ना। सर ड्यूटी तो वो मारने करेगा, की- लेकिन लोग हज़ारों के हिसाब से आते हैं हाँ, डेली daily बेसिस पे, तो वो हर किसी के साथ तो नहीं लड़ता। जो एक SOPs बनी हुई है हॉस्पिटल की, उसको अगर कोई करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो वो तो जाहिर सी बात उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। अभी आपके बंदे को पुलिस उठा के लेगी अभी तक के नहीं, पुलिस नहीं, अटैरम करवा लिया उसने, इंटरम करवा लिया। अटैरम आज करवाई है उसने। मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇੰਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਟੋੜੋਗੇ ਨਾਲ। जाहिर सी बात है सारी सर, बात है, जब देखे ना, जब आप एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये उतने दिनों से काम नहीं कर रहे भाई, सारा अस्पताल जो है वो राय साहब इकट्ठा होके ये बाहर निकल आते हैं सड़कों पर, मरीज रुल रहे हैं। आईजी पंजाब नहीं, नोटिस ऐसी बात मैं- आईजी पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लें इनके मामले के ऊपर और मामला हल कराएं। और इनके MS की जानब से भी कह दिया गया कि जनाब अगर कोई हमसे गलती हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, तो बात खत्म करें। आप जो है वो मौके पे ये मौके पे कहा उन्होंने। मौके पे वहाँ पे उनके जो नजम साहब हैं, उनके SHO साहब मौके पे आए हैं, और हमारे MS साहब ने मतलब 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं वो, और CCP और रैंक के बराबर हैं वो, हाँ, ठीक। और वो माफी मांग रहे हैं उनसे बैठ के कि अब मेरा मतलब ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ नहीं ਤੁਸੀਂ सर, गलती की थी, नहीं माफी सिर्फ क्यों अखलाकियात पे मैंने कि गलत नहीं सर, किया मसला नसीर खत्म साहब, करवाने के दुनिया के लिए मैं क्यों माफी सर, मांगूं? सिर्फ मसला खत्म नहीं, करवाने के नहीं, लिए इनके MS बहुत अच्छे हैं, हमारे वहाँ MS भी गलती आप हो, उन्हें देखें, फिर भी शरीफ माफी आदमी। मांगते हैं। सर शरीफ आप- आदमी। सर बहुत ज्यादा शरीफ आदमी हैं, और वो आप भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को क्यों, मैं क्यों माफी मंगवाऊंगा? आप भी जाएंगे, सर, माफी क्यों उन्होंने माफी मंगली रखी है नहीं, उनका इखलाक और रवैये के अखलाक और रवैया इस तरह का है। MS ऐसे होते नहीं है। उनका था कि मामला इसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, ये ना जो सा देखे ना, वो प्रेशराइज ऐसे कर दिया गया, 3-4 पुलिस की गाड़ियां आ हाँ, I गई understand, और ऐसे I वो understand। नफरी और ये था कि नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो अगली स्टोरी जो है उसमें मुझे आप तमाम लोगों की हेल्प चाहिए होगी, मेरे साथ रहिएगा। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है, हार्ट टचिंग सी स्टोरी है कसूर की, और इसमें मुझे नहीं पता कि इसको किसकी मैं नाअहली कहूँ, लेकिन जो मेरे पास लिखा हुआ है जी वो इंतज़ामिया की नाअहली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी सोसाइटी की भी नाअहली है। ज़रा स्टोरी सुनिएगा कि कल आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो कसूर गए हुए थे, वहाँ पर जलसा गाह थी, और वहाँ पर उन्होंने जलसे में ख़िताब किया, और वहाँ पर एक अजीब सा वाक़या पेश आया है खुडिया में। ये यतीम बच्चे हैं, इनकी वालदा इनकी सिर्फ पाल रही हैं, इनकी देखभाल करती हैं, और वहाँ पर ये बच्चे गए हैं जलसा देखने, और गए हैं जब तो वहाँ पर गैस लीक हुई है। गैस लीकेज के बायस गुब्बारे फटे हैं, गुब्बारे फटने से ये बच्चे जो हैं ये ज़ख्मी हो गए हैं और झुलस गए हैं सारे के सारे। अब खुशकिस्मती या बदकिस्मती, इसको जो भी आप कोट कर लीजिए, बर्न यूनिट बहुत कम हैं हमारे DHQs में, लेकिन ये मुझे बताया जा रहा है कि ये जो कसूर का DHQ है यहाँ पर बर्न यूनिट बन गया था, और ये बच्चे वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। झुलसने वाले 3 बच्चे हैं, और तीनों की उम्रें जो हैं वो 7 से 10 साल के दरमियान है। यतीम है ये, इनकी कफ़ालत इनकी वालदा करती हैं। और अजीब बात ये कि दफ़ा 144 के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर जलसा किया है। अब सवाल तो ये शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाना चाहिए कि इन बच्चों की हालत की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। एनीवेज मेरे साथ उन बच्चों की वालदा है, उनसे ज़रा वाक़या पूछ लेते हैं कि हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। पहले तो जितना आप सोच किया जाए, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आपको खुद टेलीफोन लाइन पे आना पड़ा, कि लोगों को हेल्प के लिए शाउट आउट देना पड़ा कि हमारी मदद कीजिए। अब ज़रा मुझे जल्दी से वाक़या बता दीजिए कि हुआ क्या वाक़या। भाई हमारे घर के पास जिला कुटिया में हम रहते हैं, बस इधर खानावाली में हमारे घर के पास जलसा था, तो बच्चे शहबाज शरीफ मियां साहब को देखने के लिए गए थे जलसे में। तो जलसे के बाहर वो ना जलसे के पास ही बलून वाला खड़ा था, उसने काफी ज्यादा बलून बनाए हुए थे, तकरीबन 500 के करीब। तो वो किसी ने सिगरेट जलाई है या कैसे लाइटर जलाया, वो एकदम से जैसे बम फटता है वैसे धमाका हुआ है, और मेरे बच्चे पास खड़े थे, मेरे बच्चे झुलस गए हैं, बहुत ज्यादा जल गए हैं मेरे बच्चे दोनों। एक बच्चा किसी और का है, वो भी बहुत जला है। और हालत अभी क्या, हालत कैसी है, कि खतरे से बाहर है बच्चों की हालत अभी? भाई जले बहुत ज्यादा हैं बच्चे, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं खतरे से बाहर है। माशाल्लाह ट्रीटमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं DHQ हॉस्पिटल में, बच्चों की केयर कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा मेरे बच्चों को वो डील कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी जो उन्होंने डाइट वगैरह बताई है, अंडे कीमा यानी कि जो भी मिल्क शेक वगैरह बच्चों को देना है, तो मैं खुद हवालत करती हूँ अपने बच्चों की, खुद मेहनत करके अपने बच्चे पा रही हूँ। तो मेरे पास यही दरख्वास्त है कि मेरी कुछ माली मदद करें।
ताकि मैं अपने बच्चों को आपका रोजगार क्या है मेरी बहन? आप क्या करती हैं? बच्चों को कैसे पाल रही हैं? मैं सिलाई करती हूँ घर में। सिलाई करती है। महीने की इनकम कितनी होगी आपकी? बस भाई हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा। साथ पार्लर का भी मैं करती हूँ। अच्छा, बस जो काम मिले इन दोनों में से मैं कर लेती हूँ। कम से कम मेरी महीने की 20,000 से 15,000 इतनी इनकम हो। चले अल्लाह खैर करेगा। ये जी हम आपका टेलीफोन नंबर जो है वो भी चला देंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है, बाकी मैं पर्सनली बल्कि नंबर हमारा नीचे चल रहा है, और मैं पर्सनली भी कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचा सकूँ इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि लोग आप तक पहुँचेंगे। मियाँ साहब, आप हेल्थ की बीट करते हैं, एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, इसमें किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे आप? देखिए जी, इसमें रिस्पॉन्सिबल तो हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान ही हैं, और उनको 144 लगी नोटिस लेना चाहिए। और नोटिस लेके चलो जो भी हो गया, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी तो की गई है, लेकिन देखें ना, आप उनकी हुकूमत है, वो जो मर्जी करें, जो उनका दिल करता है। चलें, हुकूमत है, आपने कानून तोड़ा, लेकिन यतीम बच्चे मियाँ साहब। बिल्कुल, इसका फौरी तौर पर जो है वो मेरा ख्याल है कि निगरान सिपाही वज़ीर सेहत को ट्रीटमेंट के हवाले से तो करना चाहिए ना, कि फौरी तौर पर TH के कसूर में ये कह रहे हैं जी, मुझे भी शौक लगा कि कह रही कि वहाँ पे बर्न यूनिट है। अगर है तो कमाल की बात है, क्योंकि लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो सका। मैं अपने सोर्सेज से बात कर रहा था, उतनी देर में ये हम बैठ गए लाइव, लेकिन ये है कि मैं कन्फर्म कर रहा था, क्योंकि लाहौर जैसे शहर में बर्न यूनिट जो है वो, जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो बर्न यूनिट होने चाहिए वो नहीं है। और नहीं है जो बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, और जो एक आधा बर्न यूनिट है जनाब में, वो भी इमरजेंसी केसेस नहीं लेता। तो ऐसी सूरत हाल में TH के कसूर में अगर बेहतर इलाज हो रहा है, लेकिन ये ऐसे केस होते हैं कि जो बर्न होता है जो पता नहीं चलता, अंदर से ज़्यादा बर्न हुआ होता है बच्चा, तो फिर जो है वो काफ़ी होता है। बहरहाल वो मुतमिन अगर पेशेंट के वाकिन, तो फिर तो अच्छा इलाज वहाँ में मिलना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी जो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए आप जलसा कर रहे हैं और वहाँ बच्चे झुलस के। जी, उनको किसने रोकना है? जो हुकूमत में है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, ये तो अलमी है पाकिस्तान में। और अगर आपने वहाँ पर ये सारा अगर हो गया है, तो चलो गरीब बच्चे हैं तो नोटिस लेकर इलाज मुआवजे के लिए कोई अच्छी फैसिलिटी दे दें, जिस तरह रजवाना को इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज मुआवजा मिल रहा है, इस तरह ये भी वही बच्चे हैं। और जिस तरह उन्होंने अपील की है, मेरा ख्याल फौरी तौर पर आप अपने प्रोग्राम में वैसे निगरान वज़ीर सेहत को भी लेते और उनसे भी पूछते कि ये है। जरा ट्राई करें जी, जावेद अकरम साहब को भी ट्राई करें जी। मियाँ साहब कह रहे हैं, तो आई एम श्योर मैं इंशाल्लाह जो है वो इनका पूरी खबर उनको और नंबर भी इनका सेंड करता हूँ। आप और मैं मिलकर जावेद साहब से ऑन एयर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह का दिया आपके पास बहुत कुछ है, हमारी इस बहन को, हमारे इन बच्चों को फाइनेंशियल एड की भी ज़रूरत है। नहीं, वो करेंगे, वो और इस हवाले से मरीजों के जो इलाज मुआवजे के हवाले से वो करते हैं, वो उनको कोई भी कहता है तो वो करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा आलमी है ना कि एक बेचारी खातून जिसको हमारी बहन को हमें रीच आउट करना पड़ा, खुद से हमारे पास आना पड़ा कि मेरी माली इमदाद के लिए मेरी खबर चला। लेकिन सबसे अच्छी बात अब उन्होंने ये कहा कि वो मुतमिन है, हाँ, मुतमिन इलाज मुआवजा ठीक हो रहा है। लेकिन ये मियां साहब इलाज के बच्चों का एक दिन में खत्म थोड़ी हो जाना है, बर्न है तो ये तो लंबा चलेगा, इसकी ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, ये वो माली हालात फिर जिस तरह है, वो जिस तरह कह रही है कि मेरी इनकम 15 से 20 हज़ार है और 5 बच्चे हैं, फिर ये बेवा है, तो आई डोंट थिंक सो कि 15 से 20 हज़ार में इस ज़माने में एक बच्चे की भी तरबियत क्या, एक बच्चे की भी कफालत आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये तो 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। नोटिस होना चाहिए जी, बनता है, और जो है वो ये कम से कम इलाज मुआवजे के ऊपर तो इनको कम से कम वही ना कि जो फर्दर एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट है, जो लंबा ट्रीटमेंट चलना है, कम से कम वो उसकी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो इसकी टेक कर ले। बहरहाल मेरी बहन, आप परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो निगरान वज़ीर सेहत हैं हुकूमत पंजाब के, उनसे भी रब्ता हो जाए, उनको पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे, मियाँ साहब भी रिक्वेस्ट करेंगे आपके बिहाफ पे, और जो हमारे लिए पॉसिबल होगा, जितना हम जोर लगा सकते हैं, लाहौर रंग की इंतज़ामिया जितना जोर लगा सकती है, इंशाल्लाह उतना आपके लिए जोर लगाएंगे। बाकी इवेंचुअली मैं एंड में यही कहूँगा कि जिम्मेदारी तो शहबाज शरीफ साहब की बनती है, और कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो क्वार्टर्स हैं, रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, वहाँ तक भी ये खबर पहुँचा सकूँ। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का आई थिंक ये हल्का बनता है, और वहीं उन्हीं के पास ये जलसे का बंदोबस्त भी था सारा, तो मलिक साहब से भी मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनली बात करके आपसे थ्रू करवा दूँ। मेरी इस बहन का जो बच्चे जले, इनकी वालदा का नंबर नाज़रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, प्लीज़ रब्ता कीजिएगा, इनकी हेल्प को पहुँचिएगा। ये 3 बच्चे हैं आपकी और मेरी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये नेगलिजेंस सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये नेगलिजेंस। जी जावेद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से सर? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर ये एक हमारी बहन है, खुडियां में कल जलसा था वज़ीर आज़म साहब का, वहाँ पर गुब्बारे फटे हैं और ये यतीम बच्चे हैं 3,
ये जल गए हैं। पहले तो अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर बकौल मेरी इस बहन के वहीं पर बर्न यूनिट था कसूर में, तो बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड, और वो इलाज से भी शी इज़ सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। लेकिन सर यहाँ पे आपकी हेल्प हमें एक चाहिए, एक तो स्पीडी ट्रीटमेंट, और सेकंड मेरी ये बहन विडो है, बच्चे यतीम हैं, हमें इनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक वाकया है, जाहिर है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे वो गुब्बारे हों या वाकया हो, और बर्न्स का इंसिडेंट इनका है, और अगर बेहतर हो रही तो ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हम इनको अपने जिला सेंटर जो मैंने ही काम करता था वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है किसी वक्त भी। जहाँ तक इनकी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो इनका नंबर मेरे से मेरा ख्याल है नवीद साहब शेयर कर लेंगे, तो मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के तौर पे जो भी वहाँ हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो इनको मिलेंगे, और पूरी इंशाल्लाह जो भी इनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो वेरी मच। आपकी गैर मौजूदगी में भी आप फ़ोन पे आए भी नहीं थे, तो मियाँ साहब ने मुझे पहले कह दिया था कि प्रोफेसर साहब डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और उन्हीं के कहने पे हमने आपको टेलीफोन लाइन पर भी लिया था। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी बहन अगर आप सुन रही हैं तो हम वेरी पॉजिटिव, हम आपका थ्रू करवा देंगे प्रोफेसर साहब से, मिनिस्टर साहब से आपका रब्ता हो जाएगा, और फर्दर भी जहाँ जहाँ तक आपका ये प्रॉब्लम मैं पहुँचा सका, आपकी आवाज़ बन सका, वहाँ तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इस तरह की जब खबरें आती हैं तो उसमें आके टेलीविज़न पे आके रीच आउट करने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरी मदद कीजिए। होना तो ये चाहिए कि हम कम्युनिटी की जो जिम्मेदारी है, हम लोकली खुद से ही एक दूसरे की मदद करने के लिए इतने फोर फ्रंट पे खड़े हों कि अल्लाह ना करे जो ये कसूर में वाकई जिस तरह का पेश आया, ऐसा कोई भी इंसिडेंट पेश आए तो हम लोग खुद ही से मैनेज कर लिया करें। आज कम्युनिटी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।